स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. पूर्व निर्मित भागों को अंतिम उत्पाद में संयोजित करने की प्रक्रिया। बी. एक विधि जिसमें किसी ठोस ब्लॉक से वांछित वस्तु बनाने के लिए कुछ सामग्री को हटाया जाता है। सी. डिजिटल मॉडल से सीधे 3D ऑब्जेक्ट बनाने की क्रमिक तकनीक। डी. सांचों और नक्काशी उपकरणों का उपयोग करके मॉडल बनाने की एक मैनुअल विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल 3D मॉडल के आधार पर सामग्री को क्रमिक रूप से जोड़कर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यह पारंपरिक विनिर्माण विधियों से भिन्न है, जहां वांछित आकार बनाने के लिए सामग्री को हटा दिया जाता है, जैसे काटना, ड्रिलिंग। एम न्यूनतम अपशिष्ट और अधिक डिजाइन अनुकूलन के साथ जटिल ज्यामिति के सटीक निर्माण को सक्षम बनाता है, जिससे यह एरोस्पेस, स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में एक परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी बन जाती है। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच जो प्रायः समाचारों में रहता है संबंधित है। ए. पर्यावरण संरक्षण और संधारणीयता। बी. लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। सी. वैश्विक आर्थिक स्थिरता। डी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच। बीजिंग घोषणा पत्र और कार्यवाही मंच 1995 का अंगीकरण वर्ष 1995 में बीजिंग, चीन में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में किया गया था। यह महिलाओं और कन्याओं के अधिकारों हेतु एक महत्वपूर्ण खाका है जो विधिक संरक्षण, सेवा अभिगम, युवा सहभागिता और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है। भारत बीजिंग घोषणा पत्र और कार्यमंच का हस्ताक्षर करता है। इसमें लैंगिक समानता पर तत्काल कार्रवाई के लिए 12 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई तथा सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु रणनीतियां प्रदान की गई। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये विशाल प्रागैतिहासिक श्वानीय जीव थे जो लगभग 13,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए थे। 2. ये मूलतः दक्षिणी कनाडा और अमेरिका से थे। 3. वे बाइसन और अश्व जैसे बड़े जीवों का शिकार करते थे और संभवतः शिकार के अभाव और मानवीय हस्तक्षेप के कारण विलुप्त हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उपयुक्त विवरण से सर्वाधिक सुमेलित होती है? ए. डायर वुल्फ। बी. ग्रे वुल्फ। सी. आर्कटिक भेड़िया। डी. अफ्रीकी वन्य श्वान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डायर वुल्फ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डायर वुल्फ ये विशाल प्रागैतिहासिक श्वानीय जीव थे जो लगभग 13,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए थे। ये मूलतः दक्षिणी कनाडा और अमेरिका से थे और आकार में आधुनिक भूरे भेड़ियों से बड़े थे, जिनकी ऊंचाई 3.5 फीट, लंबाई 6 फीट से अधिक, वजन 68 किलोग्राम तक होता था तथा संभवतः उनका कोट सफेद होता था। वे बाइसन और अश्व जैसे बड़े जीवों का शिकार करते थे और संभवतः शिकार के अभाव और मानवीय हस्तक्षेप के कारण विलुप्त हो गए। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रायः समाचारों में आने वाला शब्द मंदी का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए. तीव्र आर्थिक विकास और विस्तार का काल। बी. कम से कम 2 लगातार तिमाहियों तक अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में गिरावट, रोजगार की क्षति और मांग में कमी। सी. ऐसा समय जब शेयर बाजार में अभूतपूर्व लाभ देखने को मिलता है। डी. मुद्रास्फीति में अचानक वृद्धि के कारण जीवन यापन की लागत में वृद्धि होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मंदी में आमतौर पर अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में कम से कम 2 लगातार तिमाहियों तक संकुचन होता है, साथ ही रोजगार की क्षति और समग्र मांग में कमी आती है। मंदी के दौरान कम मांग के कारण व्यवसाय अक्सर अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। जैसे जैसे आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर कम व्यय करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और धीमी हो जाती है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या एनपीसीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत की गई थी। 2. इसे कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ रहित कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या एनपीसीआई, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत की गई थी, अतः कथन एक सही है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25, अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत एक लाभ रहित कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, ताकि भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा सके, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, वक्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए दान को संदर्भित करता है, जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थान का निर्माण। 2. वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया गया, जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने और संबंधित विवादों को निपटाने की सुविधा मिलेगी। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वक्फ यह किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए दान को संदर्भित करता है, जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थान का निर्माण, अतः कथन एक सही है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया गया। इससे सरकार को वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने और संबंधित विवादों को निपटाने की सुविधा मिलेगी, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद की जानी चाहिए। 2. पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों को विधेयकों पर एक निश्चित समय सीमा, आरक्षित विधेयकों के लिए 6 माह की समय सीमा के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए। 3. वेंकटचलैया आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपालों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद की जानी चाहिए, अतः कथन एक सही है। पुंछी आयोग 2010 ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों को विधेयकों पर एक निश्चित समय सीमा, आरक्षित विधेयकों के लिए 6 माह की सीमा के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए, अतः कथन 2 सही है। वेंकटचलैया आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की समिति द्वारा की जानी चाहिए, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उन्होंने सार्वजनिक जल संसाधनों के लिए वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 2. उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 3. उन्होंने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के विचार को त्यागने के लिए महात्मा गांधी के साथ वर्ष 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक सुमेलित है? 1. डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वह एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक और तुलनात्मक धर्मों के विचारक थे। वह भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न वर्ष 1990 से सम्मानित किया गया। उन्होंने दलित समुदाय को सार्वजनिक जल संसाधनों तक पहुंच से वंचित करने के खिलाफ वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। उन्होंने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के विचार को त्यागने के लिए महात्मा गांधी के साथ वर्ष 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं या विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं। 2. अनुच्छेद 201 के अनुसार यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है तो उस मामले पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होगा। 3. अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकता है, अतः कथन एक सही है।
अनुच्छेद 201 के अनुसार यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है तो उस मामले पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है, अतः कथन 2 सही है। अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, अतः कथन 3 सही है। धन विधेयक एक विशिष्ट प्रकार का विधेयक होता है जो विशेष रूप से वित्त से संबंधित मामलों से संबंधित होता है, जैसे कराधान, सरकारी ऋण तथा भारत की समेकित निधि से धन का विनियोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. फॉर्मेल्डिहाइड सामान्यतः घरेलू सफाई एजेंटों और कीटनाशकों में पाया जाता है। 2. एस्बेस्टस के संपर्क में आने से फेफड़े संबंधी गंभीर रोग हो सकते हैं। 3. कार्बन मोनोऑक्साइड एक गंधहीन गैस है जो अपूर्ण दहन के दौरान उत्सर्जित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सामान्य आंतरिक वायु प्रदूषक फॉर्मेल्डिहाइड यह काष्ठ के उत्पादों, गोंद, पेंट और साज सज्जा में पाया जाता है और एक ज्ञात कैंसरकारी पदार्थ है, अतः कथन 1 सही नहीं है। एस्बेस्टस यह भवन के अग्निरोधी अथवा अदाह्य घटकों के निर्माण में प्रयुक्त पुरानी निर्माण सामग्रियों में पाया जाता है। इसके संपर्क में आने से फेफड़ों से संबंधित गंभीर रोग हो सकते हैं, अतः कथन 2 सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपूर्ण दहन से उत्पन्न एक विषाक्त गंधहीन गैस, अतः कथन 3 सही है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कृत्रिम फल पकाने वाले परिष्कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग तब तक अनुमत है जब तक इसका उपयोग न्यूनतम मात्रा में किया जाए। 2. FSSAI द्वारा अनुमोदित एथिलीन गैस को नियंत्रित पकाने वाले कक्षों में प्रयोग किया जाना चाहिए। फलों के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।